एक बार फिर स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं मैं अमित चौहान, और जो बायोलॉजी का जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम आज अब तक हमने देखा कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, मादा युग्मविद का निर्माण कैसे होता है, नर युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। अब उसी सीरीज़ में एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परागण, कि परागण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो परागण के लिए जानने से पहले परागण की हमने जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जल, वायु तथा कीटों आदि के द्वारा पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा लैंगिक जनन संभव हो पाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमने एक फ्लावर बनाया था और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट था। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर ये जो था हमारी एंथर था, परागकोश था ये इस प्रकार से। तो पराग हम जानते हैं कि जो पराग कणों का निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है, वो निर्माण होता है हमारे परागकोश के अंदर। जब ये परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण हो जाता है तब परागकोश के अंदर स्फुटन होता है, दहिसेंस होता है। दहिसेंस के द्वारा क्या होगा कि जो परागकोश है ये फट जाएगा और फटने के बाद इसके अंदर जो पराग कण है वो बाहर की इस प्रकार से हवा में स्कैटर्ड हो जाएंगे, तितर बितर जाएंगे, छितर जाएंगे। अब परागण की प्रक्रिया क्या होती है, तो इन्हीं पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है भाई, यहाँ से यहाँ अपने आप तो जाएंगे नहीं, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। तो वो माध्यम आपका वायु हो सकती है कि हवा चली और हवा के द्वारा ये हवा में उड़ करके यहाँ पर आ गए, या तो ये वायु द्वारा हो जाएगा, या फिर ऐसा हुआ कि बरसात हो रही है तो बरसात, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रकार से इतना ऊपर हो तो ये या तो ग्रेविटी कारण आ जाएगा या ऊपर होगा, तो बरसात की बूंद आई, बरसात की बूंद होती हुई जल के द्वारा ये यहाँ पर आ गए, या फिर जल के द्वारा यहाँ नहीं, बरसात के द्वारा तो कम ही होता है। ये तो कॉमन है, रेयर है, कभी हो जाए। लेकिन कुछ जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जैसे बैलेस्नेरिया, तो बैलेस्नेरिया में क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर की सतह पे ये प्लांट होते हैं, तो वहाँ पर परागकण निकलेंगे, पानी में चले जाएंगे, वाटर पे गिर जाएंगे और वाटर में तैरते हुए जाएंगे किसी दूसरे प्लांट के पास में। जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, दूसरा प्लांट यहाँ पे, तो यहाँ से जो परागकण पानी में गिरे तो वाटर के साथ तैरते हुए यहाँ गए वो, तो यहाँ से परागकण जाके इस फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाकर के चिपक गए, तो ये वाटर द्वारा हो सकता है। दूसरा कीटों के द्वारा हमने देखा, जो भंवरे होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बड़ा स्वीट मीठा मकरंद रस बनाते हैं। या फिर अपने भंवरे देखें, या फिर मधुमक्खियाँ जो हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जो है आपका पोलन सैप को चूसने के लिए इकट्ठा करती हुई घूमती हैं। तो उनमें भी क्या होता है कि वो आके इस फ्लावर पे बैठी, तो बैठने के द्वारा उनके जो पैर हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, थोड़ा सा चिपचिपे होते हैं, तो उनके पैरों में चिपक गए वो, और चिपकने के दौरान वो किसी अन्य फ्लावर पर जाकर बैठी तो उनके परागकण जाकर उसके वर्तिकाग्र पर कोइंसिडेंटली छूट गए। तो इस प्रकार से ये किसके द्वारा, कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जल, वायु तथा कीटों आदि के द्वारा पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा लैंगिक जनन संभव हो पाता है। ये बात सही है, क्योंकि अगर पराग कण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जब नर युग्मक मादा युग्मक से जाकर फ्यूजन नहीं होगा तो लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। तो पॉलिनेशन, परागकण को इसमें बोलते हैं हम पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस इम्पोर्टेंट है लैंगिक जनन होने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये लैंगिक जनन होता कितने प्रकार का है, जो परागण है वो होता कितने प्रकार का है। तो परागण की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो पहला है आपका स्वपरागण, इसे बोलते हैं हम ऑटोगैमी इंग्लिश में, और इसका एक नाम और है सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसे नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर बात करते हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
अभी हम देख रहे थे परागण, परागण तो देख लिया, उसके प्रकार हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि पहले के बारे में जो हम बात कर रहे थे, हम स्वपरागण के बारे में बात कर रहे थे। पहले लिख लो, उसके बाद डायग्राम से हम समझ लेंगे। तो स्वपरागण की प्रोसेस में क्या होगा, किसी एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। मतलब है कि जैसे एक ये फ्लावर, अभी हम एग्जांपल लिया था कि एक ये फ्लावर है कोई, और इसी का ये कोई परागकोश है, तो एक ही फ्लावर है कोई ये, मतलब इसी फ्लावर के परागकण इसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाएं तो ये घटना क्या, स्वपरागण कहलाती है। इस स्वपरागण के कुछ फायदे हैं, तो ये भी हेडिंग डाल के लिख ही लें, स्वपरागण के लाभ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया था पहले के लेक्चर में, बताया था कि जो फ्लावर्स कलरफुल होते हैं तो वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया में संभव हो सके, इसीलिए वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, सुगंधित होते हैं, इसीलिए होते हैं जिससे कि उनमें लैगिंग संभव हो सके, परागण की प्रक्रिया हो सके। तो स्वपरागण का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, सबसे बात तो ये कि स्वपरागण है, एक ही फ्लावर के अंदर है, तो सीधी सी बात, अगर एक ही फ्लावर के अंदर हैं परागकण और परागकोश दोनों, परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों पास पास में हैं, तो सीधी सी बात है कि परागकण आसानी से उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो उसका पहला लाभ ये होगा कि पुष्प को कलरफुल मधु आदि का निर्माण नहीं करना पड़ेगा, जिससे ऊर्जा बचेगी। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है भाई, सीधी सी बात है, अगर एक ही फ्लावर के अंदर तो उसे कलरफुल होने की आवश्यकता क्या है, वहां जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा फायदा यह है कि अगर ये प्रोसेस जैसे हमने बनाया, ये फ्लावर बना लिया एक, चलो तो यहाँ से परागकणों का यहाँ पर पहुँचना बड़ा आसानी से पहुँच जाएंगे, और जब एक ही फ्लावर के अंदर होना ये प्रक्रिया, तो हमें बहुत सारे परागकण को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम परागकणों में ही इसकी स्वपरागण की प्रक्रिया हो सकती है। तो अब ज़्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें जो ज़्यादा परागकण बनाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, तो वो भी बचेगा। तो यहाँ पर लिख लो कि परागकण कम संख्या में बनते हैं, कम संख्या में बनते हैं, जिससे कम ऊर्जा व्यय होती है। और दूसरी बात, तीसरा एक फायदा और है इसका, तीसरा फायदा ये है कि अगर स्वपरागण हो रहा है
यहाँ पर परागकण बने, परागकोश है, तो वो फटेगा भी यहीं पे, और ये श्योर है कि यहाँ से परागकण इस पर जाए, तो परागण की प्रक्रिया होना निश्चित होगा, जिससे उनका वंश आगे की ओर चलता रहेगा। तो देखो, इनमें परागण होना निश्चित होता है। मतलब यहाँ पर जब ये फूटेगा तो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, लॉट ऑफ मतलब बहुत ढेर सारे चांसेस हैं कि यहाँ से परागकण यहाँ पर जाए, तो इनमें परागण होना निश्चित होगा, जिससे इनका वंश आगे चलता रहेगा। चौथा एक और लिख लेते हैं, इनसे जो बीज बनेंगे वो शुद्ध नस्ल के बनेंगे। मतलब इनसे बनने वाले बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। तो ये फायदे क्या हैं, उनके बारे में आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हमने देखा कि लाभ क्या होते हैं। तो स्वाप, जब किसी चीज़ से हमें फ़ायदा होता है नुकसान भी होता है, तो स्वापालन की कुछ हानियाँ हैं। हानियाँ क्या हैं, जो देसी सुना होगा गांव में, गांव के जो छात्र वो जानते हैं कि जितने भी हम देसी वैरायटी की फसलें लगाते हैं उनकी पैदावार कम होती है, और वो फसलें पकती भी लेट हैं। जैसे देसी मिर्च अगर हम करते हैं, देसी मिर्च जो होती है वो छोटी होती है, आकार में छोटी होगी, पैदावार उतनी ज़्यादा नहीं होगी, और रोग भी उसमें थोड़े से ज़्यादा ही लगते हैं, और काफ़ी लंबे समय में पकती हैं। तो स्वपरागण की हानियाँ क्या हैं? स्वपरागण से बने बीज से उत्पन्न पौधे कमज़ोर होते हैं, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। ये बीज आकार में छोटे तथा हल्के होते हैं तथा संख्या में कम होते हैं, और स्वपरागण से नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती। वो कैसे होता है कि नई जातियाँ बनती कैसे हैं, उसके बारे में हम जेनेटिक्स में आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे भी थोड़ा देखना है। तो हमें स्वपरागण की हानियाँ क्या हैं कि स्वपरागण से बने बीज से उत्पन्न पौधे कमज़ोर होते हैं, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, ये बीज आकार में छोटे तथा हल्के होते हैं तथा संख्या में कम होते हैं, क्योंकि कम पैदावार होती है उनकी। जितनी भी हम देसी गेहूँ, कुछ भी देसी अगर फसल करते हैं उसकी पैदावार कम होती है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से हाइब्रिड बीज लेके आते हैं, और हाइब्रिड बीज का जो निर्माण होता है वो परपरागण के द्वारा होता है। बीज स्वपरागण हमने देखा, उसके बाद अभी हम परपरागण भी देखेंगे। तो उसके द्वारा हाइब्रिड बीज का उत्पादन होता है, उससे जो बनने वाली फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं, कम समय में पक जाती हैं, उनके बीज आकार में बड़े होते हैं, और उनकी पकने का समय कम होगा, भार ज़्यादा होगा, संख्या भी ज़्यादा होगी, उनके बारे में देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, स्वपरागण देखा। तो स्वपरागण के बाद एक जो परागण है उसका एक विधि और है, जिसे हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, इसे इंग्लिश में कहेंगे जीटोनो, जीटोनोगेमी। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें होगा क्या, इसे लिखेंगे अभी हम, पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये कोई एक पूरा पौधा है। इस पौधे में यहाँ पर कोई एक पुष्प लगा है, यहाँ पर ये कोई पुष्प लगा है, और एक पुष्प कोई यहाँ पे लगा है, यहाँ पे ये इसकी पत्तियां हैं, यहाँ पर कोई एक पुष्प लगा है। तो इसमें जो सजात पुष्पी परागण में क्या होगा कि पौधा एक ही है, पौधा एक ही है लेकिन पुष्प एक नहीं है। मतलब मान लिया कि इस वाले फूल के परागकण
ये इस पुष्प के परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाएं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है सजात पुष्पी परागण। जबकि स्वपरागण क्या था कि इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वपरागण। जबकि जो सजात पुष्प में क्या होगा, एक पौधा कोई एक है, एक ही पौधे के, लिख लो यहां पर, एक ही पौधे के किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इसमें बस एक अंतर है स्वपरागण से कि यहाँ पर ये जो परागकण है, यहाँ से परागकण को यहाँ पर लाना या यहाँ के परागकण को यहाँ पे लाना, ये ऐसे नहीं आएंगे। इन परागकणों को यहाँ से यहाँ पर लाना या यहाँ से यहाँ पे लाना या यहाँ से यहाँ पे लाना, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, किसी एजेंट की आवश्यकता होगी। एजेंट कौन हो सकता है, वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कीट हो सकते हैं या एनिमल हो सकता है। तो होगा क्या कि बस इतना हमें ध्यान रखना है कि होता ये स्वपरागण की तरह, आनुवांशिक रूप से किसकी तरह होगा, स्वपरागण की तरह। तो ये भी लिख लेना, ये आनुवंशिक रूप से स्वपरागण ही होता है। ये आनुवंशिक रूप से क्या होगा, स्वपरागण होगा। लेकिन इसमें परागण के लिए एजेंट, इसमें वायु है आपका, कीट आदि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ये सजात पुष्पी परागण बिल्कुल स्वपरागण की तरह से जो बीज बनेंगे उनकी क्वालिटी, स्वपरागण के द्वारा जो बीज बनेंगे उनकी क्वालिटी स्वपरागण के जो बीज बनेंगे बिल्कुल उसी की तरह क्वालिटी, उसी की तरह सारे गुण किससे होंगे, सजात पुष्पी परागण के द्वारा बने बीजों के। तो जो लाभ हानियां हैं वो बिल्कुल सजात पुष्पी परागण के द्वारा जो बीज बनेंगे वो बिल्कुल किसकी तरह होंगे, स्वपरागण के ही तरह होंगे। बस इतना अंतर है कि उनमें परागण की प्रक्रिया के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता होती है, अर्थात वायु, कीट आदि की आवश्यकता होती है। लेकिन स्वपरागण क्योंकि एक ही फूल के अंदर हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि इस प्रकार से ये फ्लावर है कोई, और यहाँ से आकर यहाँ पे टूटा, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे आके चिपक जाएगा। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी बाहरी एजेंट की लाने की। तो अभी हमने क्या देखा कि जो परागण के दो प्रकार देखे हमने, एक सजात पुष्पी परागण देखा, पहला स्वपरागण देखा, और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे परपरागण क्या होता है, परपरागण के लाभ क्या हैं, और परपरागण के लिए कौन कौन से एजेंट की आवश्यकता होती है, किन किन विधियों के द्वारा परपरागण हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।